मिश्रा जी, 5-6 इश्यूज मुझे लगता है उन सब पर रेफरेंडम हो जाएगा इस चुनाव में। अतीक मुख्तार शॉर्ट में, उसके आगे का समय मतलब अगर मैं अतीक मुख्तार बोलूँ तो वो विषय, वो घटनाक्रम अतीक मुख्तार हो जाएंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का पुनर्मिलन कसौटी पे आ जाएगा। भूपेंद्र चौधरी भाजपा के नए अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है तो वो भी तराजू पे है कि उनमें क्या है स्थिति। कांग्रेस ने प्रांत में अध्यक्ष बांटे, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का क्या स्थिति परिस्थिति, ये 2% से आगे कहां तक गए नहीं गए, गांधी परिवार के अलग रहने से क्या स्थिति, ये भी तराजू पर तुल जाएगा। मायावती जी का मौन तराजू पर तुल जाएगा। और आम आदमी पार्टी जैसी जो दल है उनकी उत्तर प्रदेश में कितनी स्वीकार्यता बढ़ी है, ये इन सब बिंदुओं पर फैसला आ जाएगा इसके जरिए। बिल्कुल आप जी, मल्टी लेयर जो छटनी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफिकेशन या किसी के लिए कि विभिन्न प्रकार के तरीकों को, चीजों को अलग अलग वो कर देती है ऐसी कोई युक्ति या मशीन। तो ये जो निकाय के चुनाव है, मैं इसको मल्टी लेयर छन्नी मानता हूँ। नेता कौन होगा प्रदेश का, बूथ लेवल का नेता कौन होगा, निकाय लेवल पे नेता कौन होगा, शहर लेवल पे मुद्दों में, ये पार्टी में वो पार्टी में, 2 से ज्यादा पार्टियों में, जितने भी पैरामीटर आप पॉलिटिक्स का बना सकते हैं किसी भी रूप में, किसी भी काल और परिस्थिति के लिए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, वो सारे यहाँ पे अवयव जो हैं वो पृथक पृथक होकर के इतना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं कि पार्टियों के अंदर जब एनालिसिस होगी, उनके जो अध्यक्ष वगैरह करेंगे, पार्टी के हेड वगैरह, तो उनको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। वो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि भाई इस शहर का नेता सबसे उपयुक्त नेता कौन है, किसी भी पार्टी का, वो इस चुनाव से पता चल जाएगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मैं नोट कर रहा हूं घटना, कि योगी आदित्यनाथ जी इतने एक्टिव क्यों हैं। जो आपने बोला छन्नी वाली बात, वो ये इसलिए है कि व्यक्तिगत रूप से अपने आप को स्थापित करने का ये सबसे बेहतरीन मौका होता है। इसमें किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का कोई योगदान नहीं है। कोई प्रधानमंत्री मोदी या उनके तरफ से कोई वक्तव्य या कोई शुभकामना, अब सभी पार्टियों में, कांग्रेस में भी आप देखिए कोई नहीं आया। तो यहां तो ये है कि कौन कितना हट्टा कट्टा मोटा है, राजनीति में मजबूत है, कौन कितने पानी में, ठीक बात। हाँ, कौन कितने पानी में है, वो पूरा असमझ पॉलिटिक्स का लैक्टोमीटर है ये मान के चलिए जी। प्रियंका जी, हम लोग जब पत्रकारिता में आए थे तो हम लोगों ने बताया, हमारे सीनियर्स ने, कि भाई पॉलिटिकल प्रोफेशन की नर्सरी है ये चुंगी का चुनाव। ये स्थानीय निकाय तो कठिन शब्द है, सरल भाषा में उस दौर में हम लोग चुंगी का चुनाव बोलते थे, है ना। अब फिर नगर पालिका और स्थानीय निकाय और नगर निगम, सिविक पोल, तमाम, लेकिन सामान्य रूप से तो कहा जाता था यहीं से नेता डेवलप होगा, पैदा होगा, भविष्य के नेता यहीं से निकलेंगे। उस दृष्टि से भी ये चुनाव महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, चुनाव महत्वपूर्ण होता है। और मैंने ये कहा कि अगर, मैंने पहले वाली बात में मैं आपको क्लियर कर लूं, मैंने कहा कि जब लार्जर स्केल पर देखेंगे तो हमें दूसरे स्टेट भी ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम 24 की बात करेंगे तो हम 24 की बात, ये नहीं कि हम उत्तर प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम सब की बात करेंगे। हमारा कहने का ये तात्पर्य था, उसको आप गलत डायरेक्शन में ले गए। नहीं, मैं अपना प्रश्न, मेरा प्रश्न था 24 में उत्तर प्रदेश में क्या होगा, ठीक, आसाम में क्या होगा वो विषय नहीं था मेरा। 24 में उत्तर प्रदेश में क्या परिस्थिति बनेगी 80 लोकसभा सीटों में, उतनी डिसीजन मेकर में सभी होंगे। मैंने ये कहा कि 24 का डिसीजन सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सभी राज्यों को मिलकर होगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि ये चुंगी का चुनाव या स्थानीय निकाय चुनाव, तो मैं बिल्कुल सही मानती हूँ। पर आज के परिवेश में अगर ये कहा जाए कि यहाँ से नेता निकलकर हमारा मंत्री बन जाएगा और विधायक बन जाएगा, तो बहुत लंबी लाइन है। मुझे नहीं लगता कि चाहे किसी भी पार्टी के यहाँ लोग बैठे होंगे तो उन्हें ये चीज बता पाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि देखिए, इस चुनाव में भी धन बल का जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है, वो किसी और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा धन इस्तेमाल हुआ, सबसे ज्यादा उन्होंने जो है बल का इस्तेमाल भी किया है। और आप देखिए कि जिस तरह से लोगों को परेशानियां हुई, वोट डालने गए, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इवन कितने सारे लोगों के नाम कट गए। तो ये सारी भी समस्याएं हैं जो चुनाव को लेकर आई हैं, जिसका निवारण होना चाहिए, जिसका निवारण
ठीक बात है। तो ये सारी चीजें भी है। और दूसरी बात, ये चुनाव जो है, ये आपने बिल्कुल सही कहा, मुद्दों का चुनाव है, बिजली, पानी, सड़क का चुनाव है, आवारा पशुओं का चुनाव है। इन सारे मुद्दों से अगर लोगों को भटका कर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो मैं नहीं समझती हूँ कि इसका कोई मकसद है। मुद्दों पर रहे ना, भारतीय जनता पार्टी आज भी मुद्दों पर बात नहीं करती है। प्रियंका जी, ठीक है, आगे बात। भाजपा ये कहे कि सपा मुद्दे पर बात नहीं कर रही, सपा कहे भाजपा नहीं कर रही, कांग्रेस कहे भाजपा नहीं, ये ठीक नहीं। आप अपना कैंपेन बुलंद करिए, आप जिसको मुद्दा समझते हैं उस विषय को जनता के समक्ष ले जाइए, उस पर अपनी राय बताइए। दूसरी पार्टी की राय उस पर क्या है वो भी जनता को बताइए। ये तो राजनीति का है तर्क। अगर हम पूरे इलेक्शन प्रोसेस को खाना प्रियंका जी अभी नहीं, दोबारा में आएंगे तब, अभी तब तक उसको नोट कर लीजिएगा। देश का कोई चुनाव ऐसा नहीं मैंने कवर किया किसी स्तर का जिसमें वोटिंग वाले दिन ऐसे 2-4 दृश्य, जब केवल अखबार चलते थे, टीवी नहीं था तब भी, और टीवी आ गया तब भी, कि जी हम बहुत दूर से आए, इतनी देर से खड़े, हमारा नाम कट गया, रहता है। ठीक, राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि नए मतदाता बनवाएं, सूची का निरीक्षण करें, महीनों ये प्रोग्राम चलता है, लेकिन नेता को फुर्सत ही नहीं, वो दूसरे कामों में लगा है। ये काम तो पार्टी के कार्यकर्ताओं का होता है, निरीक्षण करने का। अब हर मतदाता का नाम उसमें दर्ज हो, कौन मेहनत कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सब तो लखनऊ में पड़े अपने अपने आका को खुश करने के चक्कर में। गुरसाहिबगंज में लिस्ट कौन बनवाए? ये भी तो सोचिए, कितने कार्यकर्ता हैं, नेता जो उत्तर प्रदेश की गलियों में निकले। हमारे यहां तो कोई पार्टी का कार्यकर्ता नहीं आया जिसने कहा कि भाई साहब आपका वोट है, ठीक है, चेक कर लिया, मैं लिस्ट लाया हूं, देख लीजिए, कोई समस्या हो तो फार्म भरें। नहीं आया। ये काम कार्यकर्ताओं का होता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, लेकिन नहीं करते। वो सोचते हैं इससे अच्छा वहां लखनऊ में अपने आका को की परिक्रमा करो तो कुछ लाभ मिलेगा। ये वोट बनवाने में क्या रखा। खैर कपिल जी, शिवपाल जी ने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन जनता बना चुकी है और इसकी शुरुआत, इसकी पहली झलक ये स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजों से मिल जाएगी और लोकसभा में काम पूरा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम उनकी बात को माने तो ये स्थानीय निकाय के परिणाम फिर इस दृष्टि से भी देखे जाने चाहिए। अगर शिवपाल जी की कही बात हो जाती है तो माना जाएगा कि हाँ, भाजपा से पब्लिक नाराज है, और अगर ऐसा उनकी उसके विरुद्ध बात चली, परिणाम आता है, तो माना जाएगा भाजपा से पब्लिक खुश है ना। सरल व्याख्या यही हो सकती है। एक थोड़ा और सरल कर जी, थोड़ा सरल ये कर देते हैं, 2022 विधानसभा के इलेक्शन किनारे नहीं किया जा सकता, क्या उसका असर नगर निकाय पे नहीं पड़ेगा या नगर निकाय का फिर 2024 पे? मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ जी कि जहां 47 सीट हमारी 2017 में थी, हम 111 लेके आए और कुनबे के साथ 125, और 210 सीटें ऐसी थी जहां केवल 200 वोट से 1000 वोटों के बीच में हमें शासन ने चुनाव हराया है। क्योंकि 351 सीटें ऐसी थी जहां मतपत्र से जो हमारे कर्मचारी या अन्य लोगों ने वोट डाले थे, उसमें 351 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने लीड किया। और ये चिंता की लकीरें ऐसे ही नहीं थी कि जो 6 महीने तक प्रशासक इन्हें बैठाने पड़े। क्या इनको मालूम नहीं था कि जनवरी में चुनाव होने? क्या इनको मालूम नहीं था कि TTT होना चाहिए? तो ये सब भाजपा ने जानते हुए प्रशासक बैठाए थे, और 6 महीना लेट इसलिए किया कि इनकी तैयारी नहीं थी। और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, मोदी जी ने योगी जी को अकेला छोड़ दिया, और ये 36 का आंकड़ा है इनका। गोरखपुर शहर के अंदर योगी जी को अपने भारतीय जनता पार्टी का कोई लीडर नहीं मिला। डॉक्टर मंगलेश को इन्होंने लड़ाया जो भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य भी नहीं थे। और मैं आपको कह रहा हूँ, शाहजहांपुर में ही आप देख लीजिए, हमारे लीडर को एक दिन पहले जिसको हमने टिकट दिया था, ठीक है, हमारी 100 नाकामयाबी मानने के लिए तैयार, लेकिन वो एक दिन में चली गई भारतीय जनता पार्टी में। क्या इनके पास लीडर नहीं थे वहां पर? और अगर इसको कहा जाएगा कि ये विचारधारा की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पार्टी विद द डिफरेंस है, आज सुप्रीम कोर्ट का भी तो आपने सुन ही लिया होगा जो निर्णय आया है दोनों चीजों पर, चाहे महाराष्ट्र पे या दिल्ली के ऊपर। देखिए किस तरीके की बर्बरता चल रही है सरकार की।
और वो आपके सामने ही अद्वितीय रूप से है कि संवैधानिक पद पर बैठा करके माननीयों से किस तरीके से काम ठीक है कराया कपिल जी, ठीक है, ये आप देखिए, इसको आप किनारे नहीं कर सकते अमिताभ। नहीं कर सकते, सबको बीच में रखिए, किसी किनारे मत करिए। संजय चौधरी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ मेरा बहस में हमेशा एक आग्रह रहता है, जो मन आए सो कहिए, लेकिन जो कहिए उस पर टिकिए। दोनों चीजें नहीं हो सकती। मैं कपीश जी के वक्तव्य से एक अर्थ निकालता हूं उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी ने अकेला छोड़ दिया, ठीक, और फंस गए योगी आदित्यनाथ। उनको गोरखपुर तक में मंगलेश या क्या बताया उसके लिए प्रचार करना पड़ रहा है, और कैसी परिस्थिति हो गई, भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं, शाहजहांपुर में हमारा उम्मीदवार लेना पड़ा। ठीक, इसको हम सत्य मान लें एक क्षण के लिए। अब परिणाम इसकी कसौटी देगा 13 को। अगर परिणाम वो आया, भाजपा ध्वस्तीभूत हो गई, तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की बात बिल्कुल सही थी, कपीश जी को बुलाओ, माला पहनाओ, ठीक। और अगर भाजपा सेहरा बांध कर आई, तो मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी को राजनीतिक नब्ज का एहसास ही नहीं हुआ, वो समझ ही नहीं पाई। फिर ये मैं तर्क नहीं सुनूंगा कि ना ना वहां गर्मी कितनी थी और वहां बरसात थी, और वहां गए तो गड्ढा था, ये रिक्शा जा ही नहीं पाया, ये नहीं। अभी तय कर लो। अगर शिवपाल जी अभी ये बोल रहे हैं कि जनता ने तय कर लिया, मैंने जान लिया कि भाजपा हट गई, तो फिर हट जानी चाहिए, और नहीं हट गई तो उस वक्त नया बहाना नहीं। अरे भाई 30 सेकंड ना, अभी नहीं, दोबारा में आएंगे कपिल जी, दोबारा में आएंगे। संजय चौधरी जी, हाँ दोबारा में, सप्लीमेंट्री में नहीं। संजय चौधरी, आप भी अभी जो कुछ कहना हो कह लो, बाद में आपको भी ना मैं सपा को इस बात की छूट दूंगा अपने शो में कि फिर आप गोल पोस्ट बदल के आओ, नए तर्क लेके, नो, आई विल नॉट अलाउ। ठीक, आप भी ये तय कर लो, अभी आपको कुछ कहना हो तो बता दो, सपा के आरोप पर या अपने पक्ष से जो कुछ कहना हो। लेकिन 13 को जब नतीजे आ जाएं, अच्छे आ जाएंगे तो आपको दिक्कत ही नहीं, खराब आ जाएं तो आपको भी गोल गोल जलेबी बनाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, नहीं।